नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। अब हरियाणा सरकार भी बजट की तैयारियों में जुट गई है। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। अंदाजा है कि इस बार बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचने की संभावना है। इस बार बजट में करीब 1250 अनियमित कॉलोनी को नियमित करने के साथ ही बड़े गांव में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है। बजट सत्र की तारीख तय करने के लिए 8 फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जबकि बजट सत्र की अवधि कितनी होगी ये विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा। हालांकि आज मंत्री और अधिकारियों के साथ प्री बजट चर्चा हुई। चर्चा में क्या कुछ रहा खास और बजट से हरियाणा को कितनी है आस, यही है आज सवाल आपके। तो आज प्री बजट चर्चा में बजट का खाका तैयार करने को लेकर मंथन किया गया। किस तरह का ये बजट होगा, किस मद में कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा। दरअसल इन तमाम मुद्दों को लेकर सुझाव अधिकारियों से और बाकी जो मंत्री हैं उनसे इस मंथन में लिए जा रहे हैं, इस मीटिंग में लिए जा रहे हैं। और क्या कुछ सवाल हैं, देखिए आम बजट पेश हुआ है, कई लोगों को कुछ उम्मीदें थी। अगर बात करें टैक्स पेयर्स को तो कहीं ना कहीं बेसिक जो एग्जेम्पशन है उसमें उसका दायरा जो है वो बढ़ाने की उम्मीद लोगों की थी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से 25 साल की बुनियाद वाला बजट पेश किया गया, विकास वाला बजट इसे कहा गया। लेकिन हरियाणा में चूंकि देखिए किसान और किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन के जरिए एक बड़ा इंपैक्ट हरियाणा सरकार पर भी उसने डाला है, तो ऐसे में क्या किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? सवाल क्या कुछ है जरा आपको ये बता देते हैं। तो सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट पेश करेगी हरियाणा सरकार। इसके साथ ही गरीब कल्याण पर क्या फोकस सरकार का रहेगा, आय बढ़ाने पर फोकस होगा। किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास होगा, तो इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं दोनों मेहमानों का रुख करेंगे, उससे पहले हमारे संवाददाता अनिल चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आज प्री बजट मीटिंग हुई, क्या कुछ इस मीटिंग में खास रहा? और बजट को लेकर चूंकि हरियाणा की लिहाज से अगर बात की जाए तो कई चुनौतियां भी सरकार के सामने हैं। बिल्कुल, देखिए प्री बजट को लेकर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है जी। और किस तरीके का बजट रहना चाहिए, इसको लेकर प्री बजट चर्चा की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। एक नई पहल शुरू की गई थी जिसमें सभी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सभी मंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं, विभागों के आला अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहते हैं और यहाँ पर चर्चा होती है कि विभागों का बजट, उनकी डिमांड्स किस तरीके से है, बजट में किन मदों में बजट बढ़ाने की मांग जो है वो विभागों की है और कितना बजट बढ़ाना चाहते हैं, किस लिए बजट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके की तमाम चर्चा जो है वो प्री बजट के दौरान रहती है। और इससे पहले देखा गया पिछले बजट के समय, उससे पिछले बजट के समय में भी देखा गया कि जो डिमांड्स है वो विभागों की तरफ से दी गई और सभी विभागों में जो बजट बढ़ाया गया वो काफ़ी बजट जो है वो बढ़ाया गया। और विशेषकर कृषि विभाग की बात की जाए, शिक्षा विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, इन पर मेनली फोकस रहता है कि किस तरीके का बजट जो है इन विभागों के लिए रहेगा। और क्योंकि इन विभागों के लिए जितना बड़ा बजट बढ़ता है उतना फायदा जो है वो रहता है सभी वर्गों के लिए। तो सभी डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है और प्री बजट चर्चा जो है फिलहाल चल रही है। जी जी अनिल, क्या कुछ चुनौतियां सरकार के सामने होंगी? चूंकि देखिए किसान आंदोलन का, किसानों के मुद्दे का भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हरियाणा की राजनीति में भी, और चूंकि लगातार चाहे केंद्र सरकार से हो या फिर राज्य सरकारों से हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात लगातार चलती रहती है। 2022 का वक्त दिया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। तो ऐसे में अब बजट को लेकर क्या कुछ चुनौतियां दिखाई देती हैं कि सरकार के सामने है?
देखिए, इस बार बजट में करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास जो कर्जा है वो रहेगा। एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहेगी कि कर्जे को कम करते हुए विभागों को राहत देना जी रहेगा। साथ ही क्योंकि जब बजट पेश होना है तो उससे पहले सभी वर्ग बजट की तरफ देखते हैं, उम्मीदें रहती है सभी को, चाहे उसमें किसान हो, युवाओं की बात हो। युवा भी देखते हैं कि किस तरीके की नई योजनाएं जो है वो सरकार उनके लिए लेकर आएगी इस बजट में। और सभी और वर्गों की बात की जाए तो सभी वर्गों को उम्मीदें बहुत सी रहती है बजट से, लेकिन सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि जो कर्जा लगातार बढ़ रहा है उसमें उससे राहत देते हुए, उसमें कमी करते हुए विभागों के जो बजट है वो पहले की तरह बढ़े। ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहेगी। जी चलिए ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विधु रावल प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ है, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत बजरंग दास गर्ग आपसे मैं करूंगा। आज प्री बजट मीटिंग मंथन हो रहा है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, सरकार सुझाव ले रही है, लेकिन चुनौतियां क्या कुछ दिखाई देती हैं? त्यागी जी, प्री बजट पे बहस करना अच्छी बात है। इसमें नए नए सुझाव आते हैं और प्रदेश की जनता क्या चाहती है, विभाग के अधिकारी है, मंत्री है, जी जनता की बातों को रखेंगे, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं इसमें, मगर समस्याएं काफी है। आपने खुद बताया भी कितना भारी कर्ज हरियाणा की जनता के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, और फिर भी जनता को चाहिए हर चीज। समस्या आप देख रहे हो, जही टैक्स का मामला है, अनाप शनाप प्रदेश के अंदर टैक्स लगे हुए हैं, पेट्रोल डीजल पर वेट ज्यादा है। जनता को उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया जाएगा। जैसे अनाज है, धान पर मार्केट फीस 1% थी, सरकार ने 6 महीने पहले उसको बढ़ाकर 300% बढ़ाकर यानी कि 4% कर दी। यह भी उम्मीद है कि इसमें कम हो, जी लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए जरूरी है। व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज मिले, राहत मिले। सरकार ने हर जिलों के अंदर जगह जगह इंडस्ट्री जोन तो बनाए हैं, इंडस्ट्री जोन के प्लांट काट दिए, मगर वहां पर किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। सुविधा मतलब क्या है? जब तक आपने प्लांट इंडस्ट्री के लिए बेच दिए, जब तक वहां आप कोई छूट नहीं दोगे, रियायतें नहीं दोगे, तो लोग कैसे लगेंगे? ये बहुत बड़ी एक समस्या है। जैसे हिमाचल उत्तरांचल है, उसी प्रकार प्रदेश के अंदर एक ऐसा जिला, ऐसा शहर होना चाहिए जहां प्रदेश का इंडस्ट्री जोन बने। इंडस्ट्री जोन के अंदर वहां पर अच्छी सुविधा और राहत मिले। जैसे हरियाणा का जो अब होता है SGST टैक्स होता है, सरकार को उसको फ्री करना चाहिए ताकि नए उद्योग लगे, और हरियाणा की तरफ से सस्ती जमीन देने की सुविधा देनी चाहिए, बिजली के बिल के अंदर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि उद्योग स्थापित होंगे तो आप लोग समझोगे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने घोषणा कर दी कि हम युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। अच्छी बात है, रोजगार मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं रोजगार मिले, मगर रोजगार दोगे कैसे? आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, आपने नए उद्योग लगाने की कोई छूट नहीं दी, और यहां तक कि जो पुराने उद्योग बंद हुए हरियाणा के अंदर, मैं आंकड़े देना चाहता हूं। जैसे ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, जहां पर नमकीन का सामान, बेकरी का सामान, दरी, चादर, कूलर, पंखे, हर सामान बनता था, वहां पर क्या सिस्टम बन गया कि वहां 80% छोटे उद्योग वो बंद हो चुके हैं। और यहां तक कि गवार का पाउडर, जो पूरे हमारे विश्व के अंदर हरियाणा का गवार का पाउडर बिकता था, केमिकल में यूज आता था, दवाइयों में यूज आता था, उसकी 90% फैक्ट्रियां हरियाणा में बंद हो चुकी है। दाल मिले जो हरियाणा की बड़ी प्रसिद्ध थी, दूर दूर तक हमारी दाल जाती थी, 70% दाल मिले बंद हो चुकी है। और यहां तक ले राइस मिले हरियाणा और पंजाब दोनों की बड़ी फेमस राइस मिले हैं, जिसका चावल विदेशों तक जाता है, मगर उनकी हालत खस्ता। कपास मिल की हालत खस्ता। तो आप सोचिए, जो पानीपत हैंडलूम
आप देखोगे टेक्सटाइल हब है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हैंडलूम का जो आप कह सकते हो टेक्सटाइल हब पानीपत के अंदर है। जी आप उनकी हालत देख लो, कितने उद्योग बंद हो गए। फुटवेयर जो गुड़गांव के अंदर है, वहां आप चेक कर लो, ठीक वहां है क्या सर। हालत है। कुंडली बॉर्डर देख लो। मेरा कहने का मतलब सरकार के लिए थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। उद्योगों को, व्यापार को बढ़ावा देगी तो दावे के साथ कहता हूं युवाओं को रोजगार मिलेगा, और रोजगार भी उद्योग तरक्की करेगा, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां तरक्की करेगी, व्यापार बढ़ेगा, ठीक है तभी सर। तो युवाओं ठीक को है। रोजगार मिलेगा। ठीक है ये सर। खास बात है। चलिए विद्रावल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, एक दर्शक हमारे साथ है। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। हेलो। जी नरेश, रखिए अपनी बात। हाँ हेलो। जी नरेश, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम कर दें और उसके बाद अपनी बात जो है फोन पर रखें। हाँ ठीक है सर, कम कर दी। जी हाँ ये कह रहा था जी मैं, ये जो बिजली के बिल है ना, ये दिल्ली के समान होने चाहिए। जी ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। विदुरावल जी, प्री बजट मंथन आज हो रहा है और देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया, आम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। हालांकि सरकार ने कहा कि भाई 25 साल की विकास की बुनियाद का ये बजट है। हरियाणा सरकार क्या हरियाणा वासियों को कुछ राहत देने जा रही है इस बार बजट में? जी, हरियाणा की सरकार हो या केंद्र की भाजपा सरकार हो, हम लोग सबका साथ सबका विकास और अब तो सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस मोटो को लेकर हम चलते हैं। हमने हरियाणा के अंदर 3 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास का हमने जो संकल्प लिया हुआ है जी। और हमारी सरकार जिस प्रकार से पिछले 7 साल से अंत्योदय के मंत्र, यानी कि पंक्तिम में अंतिम व्यक्ति जो है खड़ा हुआ है उसकी चिंता करना, उस पर हम जिस प्रकार चलते हैं, गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, हरियाणा के हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करना, हर वर्ग के की आय बढ़ाने की बात, जिस प्रकार मुझसे पहले बजरंग दास जी बता रहे थे, किसान, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक, सभी लोगों के लिए हरियाणा की सरकार, भाजपा की सरकार निरंतर काम कर रही है। और इसी कारण से सबके जीवन के अंदर एक सुधार लाने में, हम उनकी लिविंग के अंदर एक सुधार लाने में हम कामयाब हुए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ा लंबा काम किया, अच्छा काम किया, और हम देखते हैं हरियाणा को किस प्रकार से कनेक्टिविटी जो है, केवल हाईवेज ही नहीं, हमने कांग्रेस की सरकार जब 2014 में गई थी, उसके बाद से लगभग हमने 1.5 गुना से अधिक हाईवे हरियाणा के अंदर हाईवे कनेक्टिविटी तो की है। उसके साथ साथ जो छोटी जो शहर से शहर को जोड़ने वाली सड़कें हैं, और फिर गांव से गांव को जोड़ने वाली, गांव से कस्बों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उसमें भी एक जबरदस्त परिवर्तन हम लेकर आए हैं 2014 के बाद। हमने पॉलिसी मेकिंग और हम उसकी इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी की, ये हमारा फोर्टे रहा है, हमारा मजबूत पॉइंट रहा है। हमने देखा किस प्रकार से हरियाणा के अंदर सरकारें काम कर सकती हैं, जब नेक नियत के साथ काम करती हैं, तो किस प्रकार से वो हरियाणा के विकास में किस प्रकार से 4 चांद लगा सकती हैं। हमने देखा 495 MOU साइन करने की बात, जिस प्रकार से अभी बजरंग दास जी सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका धर्म बनता है सवाल उठाना, लेकिन उनकी जानकारी में दे दूं, 456 MOUs हमने साइन करके 1,69,000 करोड़ का हम निवेश हरियाणा के अंदर लेकर आए हैं। 19 लाख युवाओं को हम ऐसा मानते हैं कि इन जो हमने निवेश लेकर आए हैं, इसके माध्यम से हम 19 लाख युवाओं को रोजगार दे पाए हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा 84,000, मैं बजरंग दास जी आपके समय जी, तो 84,000 युवाओं को हम 84,000 युवाओं को हमने हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियां दी इन 7 सालों में। हमसे पहले की जो कांग्रेस सरकार थी, वो 10 सालों के अंदर 62,322 से अधिक नौकरी नहीं दे पाई थी। अगली 25,000 और नौकरियां अगले 1.5 महीने के लिए पाइपलाइन पड़ी हैं। बिल्कुल हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हम किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट के साथ अभी जो एक बहुत शानदार पॉलिसी हम लेकर आए, 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को मिले, जिसको कुछ एक षड्यंत्रकारी लोगों ने, नेक्सस ने किस प्रकार उसको कोर्ट में घसीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन खैर वहां लंबी समय नहीं चलेगा। हम एक इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आए हैं जो देश के लिए मॉडल बनेगी। देश के अंदर जो दूसरे प्रांत हैं, वो भी अपने युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, स्किलिंग करेंगे। और इसी प्रकार जिस प्रकार से हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम मनोहर लाल जी की सरकार
पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर हैं। एक के बाद एक रिपोर्ट ये बताती है। हमने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया है और उसके नाते ही हम इतना बड़ा निवेश लेकर आए हैं। जो 1966 जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 यानी 48 वर्षों में जितना निवेश आया था, हम बाहरी निवेश की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स निवेश करते हैं उस निवेश की बात कर रहे हैं, उतना ही निवेश हम केवल 7 साल में लेकर आए हैं। हमने किसान के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, हरियाणा के किसान को सबसे ज्यादा योजनाएं और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली योजनाएं, हम लगभग 12 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा हम भावांतर भरपाई योजना को सबसे सुंदर तरीके से लागू कर पाए हैं। हम 4,500 करोड़ का हम मुआवजा दे पाए हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, और इसके अलावा लगभग 4,000 करोड़ का मुआवजा हम किसानों को दे पाए खराबे का, जो फसल बीमा से बाहर का है। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे के 48 साल जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 तक जितना मुआवजा दिया था, ये उससे दुगना है जो हरियाणा की सरकार ने केवल 7 साल में दे दिया। तो हम जिस प्रकार व्यापारी कल्याण की बात है, हमने अनेक माध्यमों से, पहले तो बजरंग दास जी खुद हमारी पार्टी में थे, हमारी सरकार ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया वहां पर। तो बजरंग दास जी और सभी लोग उसके अलावा भी मिलकर हरियाणा सरकार में हमने व्यापारी कल्याण के लिए जो काम किया है, जो श्रमिकों के लिए काम किया है, जो उद्यमी के लिए काम किया है, जो व्यापार के लिए किया, उद्योगों के लिए काम किया है, इसी प्रकार का एक अच्छा बजट की उम्मीद इस बार 2022 के लिए भी की जा रही है, जिसमें हरियाणा के 3 करोड़ लोगों का सर्वांगीण विकास होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ के साथ। बजरंग दास जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? त्यागी जी, हर एक जनता चाहती, हम भी चाहते हैं बजट जो हो जनता के हित में हो, कल्याणकारी है बजट हो। मेरे साथी ने कई बातें बताई कि हमने काफी पूंजी निवेश किया। मैं बताना चाहता हूं, जहां हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर हैपनिंग हरियाणा बनाया, करोड़ों रुपए हैपनिंग हरियाणा पे सरकार ने खर्च किए और गुड़गांव में पूरी दीवारें रंग दी, और जो ये उद्योगपति विदेश से भी आए, बाहर से आए या पड़ोसी राज्यों से जो भी आए, उनके आने जाने का खर्चा, होटलों का खर्चा, सारे खर्चे सरकार ने करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए। और हैपनिंग हरियाणा के अंदर जो एमओयू साइन हुए, उद्योग नहीं लगे। मेरे साथी गए, लाखों जो लोगों को, बेरोजगारों को प्राइवेट सेक्टर में 7 साल में रोजगार मिला है। जहां आंकड़े की बात करो, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, इन दिनों के अंदर 2 साल के अंदर अंदर लाखों लोग प्राइवेट सेक्टर के कारण बेरोजगार हो चुके हैं। मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं। मैंने ये भी बताया कौन कौन सी मिलें बंद हो चुकी है। जब वो मिलें बंद हुई है, जिसके अंदर लोग, जो लोग बेरोजगार लोग लगे हुए थे, सब बेरोजगार हो चुके हैं। और यहां तक कि आप देखोगे, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो बड़े बड़े शोरूम थे, जो दुकानदार थे, जिसकी दुकान के अंदर 20 एम्प्लॉय थे, आप सर्वे करवा लो आपके चैनल के माध्यम से, 20 ने 10 कर दिए। क्यों? काम नहीं है, व्यापार नहीं है। तो सरकार को सोच, मैं कोई आलोचना की तरीके से नहीं कर रहा कि मैं आलोचना कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं ये प्रैक्टिस जो बातें हैं। आप बताइए, आप कह तो देते हो भी 75% प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देंगे, कहां से दोगे आप? आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है? कौन सी छूट उद्योगपतियों दी? जमीन आप दे नहीं रहे सस्ती, बिजली के बिल में सब्सिडी आप दे नहीं रहे, कम ब्याज पे लोन आप दे नहीं रहे। कौन है उद्योगपति, पड़ोसी राज्य का उद्योगपति हरियाणा के अंदर उद्योग लगाने की गलती करेगा? ये बड़ी चिंता का विषय है। आप कहते हो हमने बड़े उद्योग स्थापित किए, पानीपत में जाके देखो आप। मैंने गवारगम का उदाहरण दिया, 90% मैंने कहा कि फैक्ट्रियां बंद होगी, 90 से 89% हो जाए तो मैं आपका जिम्मेवार। मैंने दाल मिल का आंकड़ा दिया, राइस मिल की हालत आप देख लो, नुकसान के अंदर चल रहे। आज की हालात क्या है? चद्दर सफेद है फैक्ट्री वालों की, मंडी के आड़तियों की, मगर हर एक व्यक्ति बैंक के कर्जे में डूबा हुआ है। कहां से लोगों को रोजगार देगा? बड़ी भारी दिक्कत है। सरकार को सोचने की जरूरत है। और विपक्ष उसके अंदर, कांग्रेस पार्टी, ये नहीं कि लोचने की बात, हमने कोई किसी मुद्दे के कारण लोचना ही करनी। हम हर काम के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए। लोगों, जहां आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, मैं इस बात को बड़ी करता हूं। जब तक आप उद्योगपति है,
जिसकी फैक्ट्री में आप रोजगार देना चाहते हो, जिसकी कंपनियों में रोजगार देना चाहते हो, पहले उनसे बातचीत करके उनसे एग्रीमेंट करे, फिर उसको लागू करे, ताकि किसी प्रकार समस्या ना रहे। हर समस्या का समाधान बातचीत से होते हैं। मैंने एक साथी सुना, एक मैंने बयान भी सुना एक मंत्री जी का, हमारी उद्योगपतियों से बातचीत होकर हम ये कानून लेकर आए। अरे मेरे साथी, अगर उद्योगपतियों से आपकी बातचीत हुई है, बातचीत करके आप ये कानून लेकर आए हैं, तो स्टे कौन लेकर आए? स्टे जो लेकर आए वो उद्योगपति लेकर आए हैं। जी तो ये ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं सर। विदुरावल साहब, सरकार पर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है, 2 लाख करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और जो चूंकि किसानों के लिए बात होती है और कृषि प्रधान है हरियाणा, तो यहां पर भी पूछा जाएगा कि भाई जो बात आप कह रहे थे 2022 तक के किसानों की आय दोगुनी होगी, आज वो सवाल भी पूछा जाएगा। और बजट में अब जब किसानों की स्थिति, इतना बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद भी अभी भी किसान की समस्या जस की तस है, तो इन तमाम चीजों को लेकर उम्मीद एक किसान करेंगे कि भाई कुछ बजट में ही कुछ खास किसानों के लिए ऐलान जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री कर दे। देखिए, हरियाणा अग्रणी है पूरे देश के अंदर। सबसे ज्यादा अगर फसल के खराबे का मुआवजा किसी को मिलता है तो हरियाणा को मिलता है। हम 2014 में सरकार में आए थे, उससे पहले ही हमारे वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था रेवाड़ी में। उन्होंने कहा था कि अगर किसान के खेत में कभी ओले पड़ेंगे तो वो ओले किसान की फसल पर नहीं पड़ेंगे, सरकार के खजाने पे पड़ेंगे। हमने इसको मूर्त रूप दिया। जब खुद कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, 2014 में सरकार बनी, उस समय हमने देखा कि किस प्रकार से हमने फसल का मुआवजा जो है, कांग्रेस के समय जो 6,000 रुपए प्रति एकड़ होता था, हमने उसको बढ़ाकर 10,000 प्रति एकड़ कर दिया, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक था। और फिर तुरंत ही 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया हमने 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा था। और अभी आजकल ही फिलहाल में हमने 15,000 रुपए कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ भी दे रहा है। हम लोग 12 से भी बढ़कर 15,000 रुपए पर पहुंच चुके हैं। हमने हर प्रकार से प्रयास किया है, चाहे अधिक से अधिक फसलें खरीदने की बात हो, चाहे किसान का भुगतान डायरेक्ट उसके खाते में डालकर, बीच की जो व्यवस्था है जो कि उसको किसान को ठगने का काम करती है बहुत बार, उस व्यवस्था से रोकने का काम किया है। अभी बजरंग दास जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें समझते हैं मैं क्या बात, कहां पर लेकर जा रहा हूं बात को, और वो अच्छे से समझते हैं कि हमने किस प्रकार एक बहुत बड़ा घोटाला जो था, जो किसान के साथ घोटाला हो रहा था और हरियाणा के राजस्व के साथ घोटाला हो रहा था, किस प्रकार गोश्त परचेज करके केंद्र का भी पैसे को किस प्रकार से हड़पने की कोशिश किया जा रहा था। असल तकलीफ तो वो थी कि हमने गोश्त परचेज को रोकने के एक के बाद एक काम किए, जिससे एक बहुत बड़ा घोटाला, और मैं इस आंकड़े को मानता हूं, पंजाब के अंदर 20,000 करोड़ रुपए के करीब का आंकड़ा है ये, हरियाणा के अंदर भी लगभग 8 से 9,000 करोड़ के आंकड़े की बात कर रहा हूं। तो हमने उस गोश्त परचेज को भी रोका। अब ये जो सारा पैसा हमने बचाया, ये पैसा हरियाणा के आमजन में काम आया। हम जब सत्ता में आए उसके बाद हमने 4.5 लाख लोगों के फर्जी राशन कार्ड खत्म किए। मैं भविष्य जी आपको बताना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक है। 4.5 लाख लोग जो कभी पैदा ही नहीं हुए, उनको कांग्रेस सरकार, जवाब ले लेते हैं सर, जो आरोप आप लगा रहे हैं। और एक अंतिम मुझे और बताने दीजिए। हमने हरियाणा को पहला केरोसिन फ्री स्टेट बनाया। वो कैसे हो पाया? सबके घरों में गैस चूल्हा पहुंचाया। कांग्रेस सरकार 4.5 लाख ऐसे लोग जो पैदा ही कभी नहीं हुए, उन लोगों को राशन भी बांट रही थी, उनको मिड डे मील भी दे रही थी, उनको नौकरी भी दे रही थी। यानी 4.5 लाख छोटे से हरियाणा के अंदर 4.5 लाखों को हर महीने कितना बड़ा बजरंग जी, लास्ट कमेंट आपका, जो विद्रावल साहब ने गोश्त परचेसिंग और केंद्र सरकार के भी पैसे को के बंदर बाट का आरोप लगाया, आप पर जवाब दीजिएगा। 30 रुपए किलो दाल की योजना हमने, रोटी दाल योजना हमने लागू करी, जिस महकमे का मैं चेयरमैन था हरियाणा कनफड़ का, 8 साल तक हमने दाल दी। उसके अलावा गैस की जो बात की है, हमारे राज्य में 400 रुपए गैस सिलेंडर था। आज गैस की हालत देख लो। जहां अनाज की बात करते हैं, 22,500 राहुल गांधी कहते थे 1 साल में 9 सिलेंडर कर दे, 1 साल में 10 सिलेंडर कर दे, 1 साल में 12 सिलेंडर कर दे। इस प्रकार का जनता के साथ भद्दा मजाक होता था। आज कितने मर्जी सिलेंडर ले, कोई भी ले, अपने पैसे भुगतान करके दे। इनके समय राहुल गांधी पूछते थे 9 सिलेंडर कर दिए, तालियां बजती थी।
ठीक है सर, मुझे रोकना पड़ेगा माफी के साथ आप दोनों को ही, क्योंकि वक्त आज इस कार्यक्रम के लिए खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वेदु रावल साहब, बजरंग दास गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों इस डिबेट में शामिल हुए, इस बहस का हिस्सा बने। तो जाहिर तौर पर आज जो प्री बजट मीटिंग की गई है, अभी सुझाव लिए गए हैं किस तरह का खाका बजट का होने वाला है। हालांकि कल मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें जो सत्र की तारीख है उस पर बातचीत की जाएगी। हालांकि बजट से हरियाणा वासियों को क्या कुछ खास मिलेगा, ये आने वाले वक्त पर तय हो जाएगा। फिलहाल सवाल आपका मैं इतना ही। नमस्कार।